नमस्कार दोस्तों, एसआरबी नेट एंटोमोलॉजी डे 2 में आपका स्वागत है। पिछले सेशन में हमने कुछ सवाल किए थे जिसका आंसर हमने बहुत आसानी से दिया था क्योंकि बेसिक कुछ क्वेश्चंस थे। इसमें भी कुछ क्वेश्चंस बेसिक्स रहेंगे, कुछ मीडियम रहेंगे। तो इसमें मैंने एक काम किया है कि स्लाइड के साथ साथ आंसर भी मैंने साथ में रखा है क्योंकि ज़्यादा मुझे टाइम नहीं मिला था और पिछले अभी वीडियोस पे उतना ज़्यादा रिस्पांस था नहीं, तो थोड़ा सा मुझे डिले भी हुआ है लाने में इस वीडियो को। लेकिन मैं फिर भी रिस्पांस रहे या नहीं रही, मैं कोशिश करूंगा कि वीडियो कंटिन्यू रखूं, डेली लाने का कोशिश करूं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अगला जो सवाल है आज का मेरा वो है द विंग कपलिंग मैकेनिज्म हेमुलाई इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ। अगर आपने मेरा पहला वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा कि जो विंग कपलिंग मैकेनिज्म है वो है क्या। उससे क्या होता है कि एक हुक लाइक स्ट्रक्चर रहता है जिससे अगर इंसेक्ट का दो पेयर ऑफ विंग्स है तो वो दोनों को अटैच रखते हैं। अटैच रखने से क्या होता है कि दोनों विंग्स सिंक्रोनस वे में फ्लाइट में काम आते हैं। तो जो हेमुलाई है ये आप याद रखना, हाइमेनोप्टेरा ऑर्डर, जिसमें मोस्टली कौन से इंसेक्ट पाए जाते हैं आप ये कमेंट करके बताना। चलो मैं एक एग्जांपल बता देता हूँ, बीज हो गए, और कौन सा होता है आप ये बताना। तो इस ऑर्डर में पाए जाते हैं तो वो यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोल्टिंग फ्लूइड इज सीक्रेटेड बाय। मोल्टिंग क्या होता है? शेडिंग ऑफ ओल्ड क्यूटिकल। जो इंसेक्ट्स रहते हैं जब वो अपने ओल्ड क्यूटिकल को सेट करते हैं, जो पूरा मैकेनिज्म होता है, इसमें एपोलाइसिस एक्डेसिस सब कुछ होता है। तो यहाँ पे जो पूरा मैकेनिज्म है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मोल्टिंग बोलते हैं। तो जो मोल्टिंग फ्लूइड है, मतलब वो जो फ्लूइड जिससे मोल्टिंग होता है वो सिक्रीट कौन करता है? तो वो सिक्रीट करता है एपिडर्मल सेल्स। ये एक बेसिक टाइप का रिवीजन है क्योंकि एसआरबी नेट में अब ज़्यादा टाइम है नहीं, तो कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिस करें। तो आंसर मैं साथ साथ आपको दे रहा हूँ, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल पार्ट है वो मैं कोशिश कर रहा हूँ आपके साथ डिस्कस कर लूँ। और ये सारे आंसर्स मुझे पता है, अगर आप इतना नज़दीक आ गए और सीरियसली नेट का तैयारी कर रहे होंगे तो ये सारे आंसर्स आपको पता होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ओनली इंसेक्ट विथ फंक्शनल सरसाई एज सेंसरी ऑर्गन। मतलब एक ऐसा इंसेक्ट जिसका सरसाई फंक्शनल है और वो एज ए सेंसरी ऑर्गन काम कर रहा है। तो थाइसोनेरा ऑर्डर का ये जो इंसेक्ट है सिल्वर फिश, उसके अंदर ये पाया जाता है। अगला सवाल है स्टोमेटा अकर्सिन। स्टेमेटा अकर्सिन, तो स्टेमेटा जो है किसमें होता है? लार्वल लेपिडोप्टेरा में पाया जाता है। जो कैटरपिलर्स होता है उनके पास सिंपल आइज स्टेमेटा होता है लाइट डिटेक्शन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है टिलिनम अकर्स इन। तो ये किस में पाया जाता है? तो डिप्टेरा में पाया जाता है, जिसको साइक्लोराइफस डिप्टेरा भी हम लोग बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है मेन साइट फॉर यूरिक एसिड फॉर्मेशन। जो यूरिक एसिड फॉर्मेशन होता है उसका मेन साइट क्या है? तो यूरिक एसिड फॉर्मेशन वेस्ट मटेरियल होता है जो इंसेक्ट प्रोड्यूस करता है, तो इसका फॉर्मेशन कहाँ होता है? मालपीजियन ट्यूब्यूल में होता है। अगला सवाल है इन हनी बीज टेम्परेचर रेगुलेशन डिपेंड्स ऑन। हनी बीज के अंदर मैंने आपको बताया था कि स्पेशल फीचर पाया जाता है कि वो अपने बॉडी को हीट करते हैं। कैसे हीट करते हैं? जो अपने आप को वो ज़्यादा सीवरिंग करते हैं। तो सीवरिंग करने से क्या होता है कि वो अपने आप को हीट प्रोड्यूस करते हैं, जिससे ना कि सिर्फ अपने बॉडी को वो गर्म करते हैं बल्कि जब सब एक साथ मिलकर करते हैं तो उससे क्या होता है हाइव को भी वो गर्म करते हैं। तो इससे क्या होता है कि अगर मान लिया जाए बाहर जो टेम्परेचर है बहुत ज़्यादा गिर रहा है, मतलब ठंडी हो रही है, तो अपने हिसाब से वो लोग थोड़ा सा टेम्परेचर को रेगुलेट करते हैं, थोड़ा सा गर्म करने की कोशिश करते हैं, जिससे उनका सर्वाइवल में थोड़ा सा आसानी हो सके। तो ये हनी बी में एक स्पेशल कैरेक्टर पाया जाता है। तो आप ये याद रखना हनी बीज में टेम्परेचर रेगुलेशन कैसे होता है? सेवरिंग के थ्रू होता है, जिसको थर्मोजेनेसिस भी हम लोग बोलते हैं। अगला सवाल है टाइप ऑफ रिस्पायरेशन इन एक्वेटिक मॉस्किटो लार्वा। तो एक्वेटिक मॉस्किटो लार्वा है, उसमें किस टाइप का रिस्पिरेशन होता है? तो एटमॉस्फेरिक सेफोनल टाइप का रिस्पिरेशन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंसेक्ट न्यूरोपेप्टाइड रिस्पॉन्सिबल फॉर। तो ये किस लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? तो डायरेटिक हार्मोन के लिए यहाँ रिस्पॉन्सिबल होते हैं। डायरेटिक हार्मोन जो है वो इंक्रीज करता है वाटर एक्सक्रीशन एंड रेगुलेट्स ऑस्मो रेगुलेशन। नेक्स्ट है द इंजाइम्स ब्रेकिंग डाउन बीटी टॉक्सिन इन मिडगट। मतलब जो इंजाइम बीटी टॉक्सिन को मिडगट में तोड़ता है, आपको पता होगा कौन कौन सा होता है? पता, फोरगट, मिडगट, हिंडगट, 3 पार्ट में इंसेक्ट का डिवाइड होता है। तो मिडगट में जाके ये जो बीटी टॉक्सिन है उसको ब्रेक डाउन करता है वो इंजाइम, वो कौन सा है? प्रोटीएज है। अगला सवाल एली इफेक्ट रेफर्स टू। एली इफेक्ट क्या होता है? तो आपने सुना होगा कि ये एक इंसेक्ट इकोलॉजी का एक आपने ये टर्म देखा होगा, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। इसमें बता गॉस लॉ भी इसमें आता है, अगर आप डिटेल में पढ़ोगे तो इसमें ये बताया गया था कि जहाँ पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा रहता है तो उसमें से जो स्ट्रांग रहता है वही वहाँ पे सर्वाइव कर पाता है। लेकिन यहाँ पे क्या है एली इफेक्ट में कि डिक्रीज्ड सर्वाइवल एट लो डेंसिटीज, मतलब डेंसिटी लो होने के कारण सर्वाइवल डिक्रीज हो जा रहा है।
तो आप बोलोगे सर एक बात बताओ आप, अगर सर्वाइवल रेट कम हो रहा है और डेंसिटी बहुत ज़्यादा है तब तो समझ में आता है कि वो लोगों के बीच फाइट है, फूड को लेके कंपटीशन है, हैबिटाट को लेके कंपटीशन है। लेकिन जब वहाँ डेंसिटी कम है तब क्या दिक्कत है? अब देखिए दिक्कत ये है कि अगर डेंसिटीज कम हो जाएगा तो फिर वो मेट किसके साथ करेंगे? पॉपुलेशन बढ़ाने के लिए कोई मेट तो चाहिए, लेकिन वो सब भी सही से क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हो रहा है, तो वो फिर किसके साथ मेटिंग करेंगे? कैसे पॉपुलेशन बढ़ेगा? साथ में एक दूसरे को प्रोटेक्ट करने के लिए नहीं होंगे किसी और प्रेडिएटर से, कोऑपरेटिव बिहेवियर नहीं होगा, तो इससे क्या हो जाएगा? सर्वाइवल रेट को ये नुकसान पहुंचाता है। तो जिस तरह से बहुत ज़्यादा हाई पॉपुलेशन है वो भी सर्वाइवल रेट के लिए खतरा है, तो लो पॉपुलेशन है वो भी सर्वाइवल रेट के लिए हार्म पहुंचाता है। ये हमेशा याद रखना, और इसको क्या बोलते हैं? एल इफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोरेसी इज, फोरेसी क्या है? तो इसका राइट आंसर मैंने जैसे कि दिया है, यूजिंग अनदर एनिमल फॉर डिस्पर्सल। मतलब अब फोरेसी का सिंपल सा मतलब है, अगर कोई भी एक वायरस है वो क्या करेगा, किसी और इंसेक्ट से अटैच हो जाएगा कुछ देर के लिए और एक जगह से दूसरे जगह पे जाएगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं फोरेसी। यहाँ पे आप सिंपल टर्म में देख सकते हो, एग्जाम्पल है माइट्स हिच राइड्स ऑन बीज। माइट जो है वो बीज से चिपक जाता है और उसके बाद वो एक जगह से दूसरे जगह पे जा सकता है। सिंपल टर्म में कहें तो अगर आपको दिल्ली से नागपुर जाना है तो ट्रेन लीजिए और एक जगह से दूसरी जगह चले जाइए, तो यहाँ क्या हो जाएगा? फोरेसी। नेक्स्ट है इन एपोसेमेटिज्म द मेन बेनिफिट इज फॉर। एपोसेमेटिज्म में मेन बेनिफिट किसको होता है? तो प्रे को होता है। अब एक आप सिंपल लाइन में बताओ क्या होता है एपोसेमेटिज्म, इसके बारे में आप कमेंट में बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिल रिएक्शन इन इंसेक्ट फ्लाइट मसल्स इन्वॉल्व्स। तो हिल रिएक्शन में क्या होता है? तो सिंपल सा ये है, इलास्टिक एनर्जी स्टोरेज इसमें होता है, जहाँ पे क्या होता है, फ्लाइट मसल्स स्टोर रिवर्सिबल इलास्टिक एनर्जी टू पावर रैपिड विंग मूवमेंट। ज़्यादा से ज़्यादा विंग मूवमेंट आराम से हो जाएगा, और स्पेशली किस में पाया जाता है? हनी बीज में। उसके बाद है एफिड प्रोड्यूस विंग्ड फॉर्म्स ड्यू टू। तो एफिड जो है विंग्ड फॉर्म्स किसके कारण प्रोड्यूस करता है? तो क्राउडिंग एंड प्रीडेटर से। नेक्स्ट है द डिग्री डे मॉडल हेल्प्स प्रेडिक्ट। जो डिग्री डे मॉडल है इससे हम लोग क्या प्रेडिक्शन में हेल्प लेते हैं? तो इसमें है पेस्ट डेवलपमेंट रेट, यहाँ पे है टेम्परेचर ड्रिवन डेवलपमेंट हेल्प्स प्रेडिक्ट इमरजेंस टाइमिंग। मतलब अगर किसी पर्टिकुलर एरिया में क्या होता है कि पेस्ट का डेवलपमेंट कितना रैपिडली हो रहा है उस मौसम में, उस टेम्परेचर में, तो डिग्री डे मॉडल से हम लोग ये प्रेडिक्ट कर लेते हैं कि कब पेस्ट का इमरजेंसी बहुत ज़्यादा होने वाला है, कब नहीं होने वाला है। नेक्स्ट है हाइपर पैरासिटिज्म अकरिंग। अब हाइपर पैरासिटिज्म से पहले आपको समझना पड़ेगा पैरासिटिज्म क्या होता है। तो सिंपल टर्म में बताओ तो एक वैसा ऑर्गेनिज्म जिसको सर्वाइव करने के लिए एक होस्ट की ज़रूरत है, लेकिन यहाँ पे क्या है, हाइपर पैरासिटिज्म क्या है कि एक पैरासिटिज्म जो है अनदर पैरासिटॉइड पे यहाँ पे रह रहा है, तो उसको हाइपर पैरासिटिज्म बोलते हैं। तो ये किस पे हो जा रहा है? टेट्रास्टिकस में। नेक्स्ट है क्लासिकल बायोलॉजिकल कंट्रोल इन्वॉल्व्स। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक्सोटिक नेचुरल एनिमी इंट्रोडक्शन। अब आप बोलेंगे एक्सोटिक नेचुरल एनिमी क्या होता है? चलो मैं आपको बताता हूँ। अगर मान लिया जाए आप किसी पर्टिकुलर एरिया में रह रहे हो, इंडिया में, आप दिल्ली में रह रहे हो। अब वो क्या हो रहा है कि कुछ पेस्ट जो है वो दिल्ली में बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन वहाँ पे कॉज कर रहा है। अब आप क्या करोगे? उस पेस्ट के लिए बाहर से, फॉरेन से कोई पेस्ट लाओगे और उसको उससे कंट्रोल करवाओगे, तो ये क्या हो जाता है? बायोलॉजिकल, क्लासिकल बायोलॉजिकल कंट्रोल हो सकता है। तो मतलब बाहर से हम लोग इंट्रोडक्शन करवाते हैं पेस्ट का। इंट्रोडक्शन क्या होता है? मतलब बाहर से मंगवाना। एक्सोटिक मतलब जो बाहर का है, जो यहाँ नेटिव नहीं है। नेक्स्ट है काइटिन सिंथेसिस इनहिबिशंस आर IRAC क्लास। IRAC जो है वो क्लास है, वो कितने क्लास में काइटिन सिंथेसिस इनहिबिटर्स के बारे में बोला है? तो IRAC क्या होता है? इंसेक्टिसाइड रेजिस्टेंस एक्शन कमेटी। तो ये जो है ग्रुप 15 में रखा है। कहीं कहीं आपको ग्रुप 16 भी दिख जाएगा, लेकिन मेन के चलो आप ग्रुप 15 ही ज़्यादा एक्यूरेट रहेगा। नेक्स्ट है एवरमेक्टिन टारगेट। एवरमेक्टिन किसको टारगेट करता है? तो गाबा गेटेड क्लोराइड चैनल्स को टारगेट करता है एवरमेक्टिन। एवरमेक्टिन का आप बताओ क्लास कौन सा है? नेक्स्ट है वाइट ईयर हेड इन वीट इज कॉज्ड बाय। वाइट ईयर हेड बहुत ही, आप देखोगे एक बेसिक सा सिम्टम है जो दिख जाता है, बेसिक है पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो राइजोपर्था डोमिनिका, उसके बाद है सीटोफाइलस ग्रेनेरियम, एंग्विस ग्रेन मॉथ, चिलोपाटिलस।
तो अब आप बताओ राइजोपरथा डोमिनिका जो है इसका कॉमन नेम क्या होता है। वैसे आपको बता दो ये स्टोर्ड पेस्ट है। अब अगला है ओमनीटीडिया एंड स्टोर्ड ग्रेन पेस्ट आर। तो ओमनीटीडिया जो रहता है वो क्या होता है, कंपाउंडाइज में पाया जाता है। तो ओमनीटीडिया जो है वो स्टोर्ड ग्रेन पेस्ट जो रहता है उसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा डेवलप्ड होता है, मॉडरेटली डेवलप्ड होता है, रिड्यूस्ड होता है या एब्सेंट होता ही नहीं है। तो यहाँ का राइट आंसर जैसा कि आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा रिड्यूस्ड होता है उसमें। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा रिड्यूस्ड। यहाँ पे क्या इसके बारे में लिखा है, लो लाइट इन्वायरमेंट्स रिड्यूस नीड फॉर कॉम्प्लेक्स विजन। मतलब लो लाइट इन्वायरमेंट, अब अगर स्टोर्ड ग्रेन पेस्ट है तो वो स्टोर्ड हाउस में लगेगा, तो हाँ लो लाइट इन्वायरमेंट होता है तो इसलिए कॉम्प्लेक्स विजन को रिड्यूस हो जाता है, जरूरत इसकी पड़ती नहीं है। अगला है पर्पस ऑफ रोडेंट प्रूफ बीन्स। पर्पस ऑफ रोडेंट प्रूफ बीन्स क्या है, तो क्या है ऑल ऑफ दी अबव। इसमें क्या है, एक बार क्वेश्चन आप देख लेने दो मुझे। पर्पस ऑफ रोडेंट प्रूफ मीन्स कंटामिनेट ग्रेन्स, इंक्रीज टेम्परेचर, ब्रिंग अदर इंसेक्ट्स, ऑल ऑफ दी अबव। रोडेंट्स कॉज कंटामिनेशन, हीटिंग प्लस करी। हाँ तो रोडेंट जो है ये सारा प्रॉब्लम कॉज करते हैं। तो मेनली पर्पस क्या होता है रोडेंट प्रूफ मीन्स का, कि हम लोग जो है रोडेंट से ये सबको बचा सके। ये सब जो भी कर रहे हैं कंटामिनेट करता है ग्रेन, उससे भी बचा सके, टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है उससे भी, और अदर इंसेक्ट्स अगर कोई आ रहा है तो उससे भी बचा सके। तो सब ऑल ऑफ दी अबव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राइमरी स्टोर्ड ग्रेन बीटल। प्राइमरी और सेकेंडरी दो टाइप का आपको पता होगा, इंटरनल एक्सटर्नल, प्राइमरी सेकेंडरी, इस तरह का क्लासिफिकेशन किया गया है स्टोर ग्रेन पेस्ट का। तो प्राइमरी स्टोर ग्रेन बीटल कौन सा है, ट्राइबोलियम कैस्टेनम, राइजोफिलस सुरिनमेनिसिस, ट्रोगोडर्मा ग्रेनेरियम, सिटोफाइलस ओराइजी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिटोफाइलस ओराइजी हो जाएगा। क्या करता है, इनसाइड बोर करता है, मतलब ग्रेन्स के इनसाइड से ये बोर करना शुरू करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फेरोमोन यूज्ड फॉर वेयर हाउस मोथ कंट्रोल। जो फेरोमोन है वो वेयर हाउस मोथ कंट्रोल के लिए यूज किया जाता है। J10E12 टेट्रा डेकाडाइनल एसीटेट किया जाता है, और खास करके प्लोडिया इंटरपंक्चुएला के लिए। नेक्स्ट है ड्रोन बीज आर फेड। ड्रोन बीज, अब जैसे बीज है उसका अलग अलग क्लास है, क्या होता है आप बताओ। क्वीन हो गया, वर्कर हो गया, ड्रोन हो गया। जो क्वीन है वो तो एग लेइंग करती है, वर्कर क्या है वो स्टेराइल फीमेल है, और ड्रोन क्या है मेटिंग के काम आता है। तो ड्रोन को स्टार्टिंग में क्या खिलाया जाता है, तो पॉलन एंड नेक्टर खिलाया जाता है। यहाँ पे आप देखोगे लिखा हुआ है ड्रोन रिक्वायर्स प्रोटीन ओनली अर्ली ऑन, मतलब स्टार्टिंग में थोड़ा ड्रोन को प्रोटीन चाहिए होता है। आप ये बताओ कि ड्रोन, वर्कर और क्वीन तीनों में सबसे ज़्यादा बड़ा साइज किसका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नोसेमा डिजीज काउज्ड बाय। तो ये तो बहुत आसान है, और क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ये आप देखोगे पूछा जाने वाला सवाल है, नोसेमा डिजीज फंगस के कारण यहाँ होता है। नेक्स्ट है सिल्कवॉर्म स्पिनिंग ऑर्गन इज। तो सिल्कवॉर्म स्पिनिंग ऑर्गन क्या होता है, लेबियल ग्लैंड्स, और लेबियल ग्लैंड्स क्या होता है, फाइब्रोइन और सेरिसिन जो है ये दो प्रोड्यूस करते हैं। तो बताओ इस परसेंटेज क्या रहता है। अप्रॉक्सीमेटली आप देखोगे तो फाइब्रोइन 75 रहता है और सेरिसिन 25 रहता है। तो एक बार आप इसको याद कर लो परसेंटेज, सिर्फ नाम नहीं, फाइब्रोइन और सेरिसिन, यहाँ पे मैंने परसेंटेज डालना भूल गया, लेकिन आप लिख लो, अगर लिख रहे हो तो याद कर रहे हो तो फाइब्रोइन और सेरिसिन का जो परसेंटेज है वो 75-25 रहता है। नेक्स्ट है लेइंग वर्कर्स प्रोड्यूस। लेइंग वर्कर्स मतलब स्टेराइल वर्कर्स जो है वो क्या करते हैं प्रोड्यूस, यहाँ पे बात किया जा रहा है स्टेराइल फीमेल का, हनीबी का। तो वो हैप्लॉइड ड्रोन्स प्रोड्यूस करती है, वही जो फिर आपको क्या चीज़ में आता है यूज, सिर्फ मेटिंग में यूज आता है। और जो अनफर्टिलाइज्ड एग्स गिव मेल उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एरहन टॉकी बोलते हैं। नेक्स्ट है चॉक ब्रूड डिजीज पैथोजन। चॉक ब्रूड डिजीज ये भी बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल है। तो इसका क्या होता है, एस्कोस्फेरा एपिस हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है स्टेप्सिप्टेरा आर। तो ये क्या होता है, स्टेप्सिप्टेरा आपको बता दें बहुत बड़ा ये ज़्यादा ग्रुप में आता है। इसको पैरासाइट के बारे में, ये लार्वल पैरासिटाइज है जो बीज वास्प बग से पाए जाते हैं। तो स्टेप्सिप्टेरा क्या है, पैरासिटिक वास्प है, इंडो पैरासाइट्स ऑफ इंसेक्ट्स है, ब्लड फीडिंग फ्लाइज है या सॉइल बेटल्स है। तो इंडो पैरासाइट्स है, दो टाइप का पैरासाइट्स होता है, इंडो पैरासाइट्स, एक्टो पैरासाइट्स। तो इंडो पैरासाइट्स क्या होता है आप ये बताओ, इंडो पैरासाइट्स ऑफ इंसेक्ट्स, और एक एक्टो पैरासाइट्स क्या होता है इसके बारे में बताओ। और जो इसका लार्वा है वो पैरासिटाइज करता है किसको, बीज को, वास्प को, बग्स को, सब करता है। आपको बता दें ये सबसे बड़ा ये प्रेडेटरी ऑर्डर है स्टेप्सिप्टेरा। नेक्स्ट है हेल्टर्स इन डिप्टेरा रिप्रेजेंट्स। हेल्टर्स इन डिप्टेरा रिप्रेजेंट्स, पिछले क्लास में जैसा कि मैंने बताया था कि जो हेल्टर्स है डिप्टेरा का उसका मतलब क्या है। तो हेल्टर्स देखिए, जैसे सारे इंसेक्ट में 2 पेयर ऑफ विंग्स होता है, तो जो 4 विंग है वो तो नॉर्मल रहता है,
लेकिन जो पिछला वाला विंग होता है, मतलब आगे वाला पीछे वाला विंग होता है, वो क्या होता है, हिंड विंग जिसको हम लोग बोलते हैं, वो बहुत ही रिड्यूस्ड होता है, लोब शेप का होता है। वो बस बैलेंसिंग ऑर्गन का काम आता है। उसका मतलब उड़ने में, कोई भी फ्लाइट में उसका कोई यूज रहता नहीं है। वो एज ए बैलेंसिंग ऑर्गन काम आता है। तो अगर कोई बोलेगा कि हेल्टर जो है वो किस में पाया जाता है, तो डिप्टेरा में पाया जाता है। बॉलेंस, या फिर कोई पूछता है बैलेंस ऑर्गन डिप्टेरा में किसको बोलते हैं, तो हम लोग बोल देंगे विंग्स को बोलते हैं, हिंड विंग्स को बोलते हैं। दो टाइप का विंग्स होता है ना, फोर विंग्स आगे का, हिंड विंग्स पीछे का। तो अलग अलग सवाल इसको पूछ सकते हैं। जैसे पहला सवाल मैंने बोला हेल्टर्स इन डिप्टेरा, हिंड विंग्स, या फिर बैलेंस ऑर्गन इन डिप्टेरा इज, तो क्या हो जाएगा, हिंड विंग्स। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन को देखना है। तो इसलिए मैंने इस वाले में आंसर साथ में रखा कि आप बस देखो और समझो कि हाँ आंसर है और ये क्यों है, क्योंकि बहुत ही ये बेसिक वन लाइनर टाइप का है, ताकि आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर रहे। अभी धीरे धीरे लेवल हम लोग और बढ़ाएंगे, और आगे चल के मैं आंसर पहले से नहीं बताऊंगा, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन मैं अभी इसलिए डिस्कस नहीं कर रहा हूँ ऐसा, क्योंकि ऑडियंस अभी कुछ खास है नहीं हमारे पास, इसलिए मैं सोचता हूँ साथ में बताऊँ। क्योंकि अगर ऑडियंस रहती है, जब कमेंट करते हैं तो अच्छा लगता है कि हाँ चलो आप ठीक है, मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ, आप आंसर दे रहे हो। तो लेकिन अभी वैसा व्यूज़ जा नहीं रहा है, लेकिन उम्मीद करता हूँ देखेंगे बच्चे, और लाइक सब्सक्राइब कमेंट भी करेंगे, और हम लोग जो है ऑडियंस और बढ़ेगा, हम लोग का फैमिली बढ़ेगा, और आगे और हम लोग अच्छे अच्छे काम इस फील्ड में करेंगे। अगला सवाल है फर्कुला अकर्सिन। तो फर्कुला है वो किस में पाया जाता है, प्रोट्यूरा, डिप्टूरा, कोलम्बोला, आइसोप्टेरा। आइसोप्टेरा बताइए कौन सा आता है। अब इसका वैसे ऑर्डर चेंज कर दिया गया, टर्माइट्स आता है, ओडोंटोटर्मस, ओवेसस। कोलम्बोला क्या हो गया, कोलम्बोला ऑर्डर में फर्कुला पाया जाता है। ये एब्डोमेन में, आप लोअर एब्डोमेन में रहता है। एक स्प्रिंगिंग ऑर्गन है, मतलब उससे वो पुश करके अपने आप को कोलम्बोला क्या करता है, जंप करता है। नेक्स्ट है टेगमिना और लेदरी विंग्सिन। टेगमिना और लेदरी विंग्सिन, जो टेगमिना है एक टाइप ऑफ विंग्स है ना, टाइप ऑफ विंग्स में बहुत सारा होता है। टेगमिना हो गया, मेम्ब्रेनस हो गया, एलेट्रा हो गया, हेल्टर्स हो गया, फ्रिंज्ड हो गया, अलग अलग टाइप ऑफ विंग्स होता है। तो टेगमिना जो है वो लेदरी विंग्स किस में पाया जाता है, तो वो पाया जाता है ऑर्थोप्टेरा में। ऑर्थोप्टेरा में क्या हो जाएगा, ग्रासहोपर वगैरह सब कुछ ऑर्थोप्टेरा में ही आ जाएगा। ओडोनाटा में क्या हो जाएगा, ड्रैगन फ्लाई और डेप्सर फ्लाई। लेपिडोप्टेरा में क्या आ जाएगा, बताओ, ये सबसे बेसिक है, इसके बारे में तो पता ही होगा। डिप्टेरा में क्या आ जाएगा, डिप्टेरा में आ जाएगा आपका फ्लाई आ जाएगा। तो आप लेपिडोप्टेरा में क्या आएगा, आप ये बताओ। नेक्स्ट है एक्सोटेरिगोट्स शो। दो टाइप का होता है ना, एक्सोटेरिगोट्स, इंडोटेरिगोट्स। अगर आपने इंसेक्ट का क्लासिफिकेशन पढ़ा होगा, तो इसमें स्टार्टिंग में बताया गया था कि दो भागों में डिवाइड किया गया, क्लासिफाई किया गया, एक्सोटेरिगोटा, इंडोटेरिगोटा। तो एक्सोटेरिगोट्स क्या है, इंटरनल विंग डेवलपमेंट, एक्सटर्नल विंग पैड्स, नो विंग एवर, मोल्टिंग विदाउट मेटामॉर्फोसिस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्सटर्नल विंग पैड्स। और इसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन क्या है, हेमीमेटाबोलस इंसेक्ट्स शो एक्सटर्नल विंग बर्ड्स। मतलब जो हेमीमेटाबोलस इंसेक्ट्स है, जिसमें कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस नहीं होता है, उसमें एक्सटर्नल विंग बर्ड्स होता है। जिसमें कंप्लीट होता है उसमें क्या हो जाएगा, इंटरनल। कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस को क्या बोलते हैं, होलो मेटाबोलस। यहाँ पे इनकम्प्लीट तो क्या हो जाएगा, हेमीमेटाबोलस। नेक्स्ट है कोलिनेजेरिक पॉइजनिंग सिम्टम्स। तो क्या हो जाएगा, कोलिनेर्जिक पॉइजनिंग सिम्टम क्या हो जाएगा, मसल ट्विचिंग। मसल जो होगा उसमें ट्विच होगा, ऐसा लगेगा कि जकड़न सा हो गया है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नियोनिकोटिनॉइड्स बाइंड्स टू। तो नियोनिकोटिनॉइड्स किससे बाइंड करता है, तो नियोनिकोइड एसिटाइल कोलिन स्ट्रेज रिसेप्टर्स पे ये बाइंड करता है। अगला सवाल है डीडीटी बिलोंग्स टू। डीडीटी, इस पर बहुत सारा सवाल आता है। डीडीटी पहला इंसेक्टिसाइड या इस टाइप का जो रहता है, तो डीडीटी जो है किससे बिलोंग करता है, किस ग्रुप से, तो ऑर्गेनोक्लोरिन से ये बिलोंग करता है। नेक्स्ट सवाल है बायो एक्युमुलेशन इज मैक्सिमम मीन। बायो एक्युमुलेशन क्या होता है, आप ये बताओ सबसे पहले, बहुत सा बेसिक सा टर्म है। तो बायो एक्युमुलेशन सबसे ज़्यादा किस में होता है, ऑर्गेनोक्लोरिन में। एक्युमुलेशन मतलब क्या होता है, किसी एक जगह जमा हो जाना। तो आप इसे समझ जाओ बायो एक्युमुलेशन क्या होता है, तो ये किस में सबसे ज़्यादा होता है, ऑर्गेनोक्लोरिन्स। नेक्स्ट है LD50 इंडिकेट्स एक्यूट टॉक्सिसिटी। लीथल डोज भी इसको बोलते हैं, जहाँ 50% टेस्ट इंसेक्ट को किल करता है ये। तो अलग अलग होता है, LD50 हो गया, और भी बहुत सारे टर्म इसमें आते हैं। आप याद रखना, जितना LD50 का वैल्यू लो रहेगा उतना वो हाइयर टॉक्सिक रहेगा, और जितना ज़्यादा रहेगा वो कम टॉक्सिक रहेगा। तो उसके बाद है क्रिस्पर इन पेस्ट कंट्रोल एक्ट है। तो DNA जीनोम एडिटिंग। तो क्रिस्पर कटिंग आपने सुना होगा, जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, किसी जीन को एडिट करते हैं, कट करते हैं।
यहाँ पे किस लिए कहता है अल्टर जीन्स डायरेक्टली टू सप्रेस पेस्ट पॉपुलेशन, मतलब किसी भी जेनेटिक जीन्स में हम लोग बदलाव करते हैं। जिस तरह का अगर मान लीजिए एक सीजर है, सीजर से हम लोग क्या कर रहे हैं, सीजर से क्या करते हैं, कपड़े काट दे रहे हैं या कुछ थ्रेड काट दे रहे हैं, लेकिन क्रिस्पर कटिंग से हम लोग क्या करते हैं, डीएनए का कटिंग करते हैं। उसके बाद उसके जगह पे अगर मान लिया जाए कोई इंसेक्ट पेस्ट है, वो क्या कर रहा है कि एक स्पेसिफिक जीन्स के कारण वो ज़्यादा हार्मफुल है या ज़्यादा हम लोग को नुकसान पहुंचा रहा है, तो उस चीज़ को हम लोग हटाते हैं, जीन का एडिटिंग करते हैं, कटिंग करते हैं, उसके जगह पे जो डिज़ायर्ड जीन है वो हम लोग वहाँ पे लगा देते हैं। नेक्स्ट है एसआईटी रिक्वायर्स मेल्स टू बी, तो एसआईटी क्या हो गया, स्टाइल मेल टेक्निक है। तो ये मेल्स को क्या होता है, स्टराइल करता है। स्टाइल करता है मतलब क्या है कि उसमें वो जो प्रजनन करने की क्षमता रहती है वो खत्म हो जाती है। नेक्स्ट है वोलाबाचिया मेडिएटेड इनकॉम्पेटिबिलिटी रिड्यूसेस, तो वोलाबाचिया मेडिएटेड इनकॉम्पेटिबिलिटी क्या रिड्यूस कर देता है, तो फर्टिलिटी। मेटिंग क्या होता है पता है, फीडिंग क्या होता है ये भी पता है, प्रीडेटर सक्सेस क्या होता है ये भी पता है, तो फर्टिलिटी जो है ये रिड्यूस कर देता है। नेक्स्ट है कैरोमोन्स आर यूज्ड इन प्रीडेटर अट्रैक्शन, सेक्स अट्रैक्टिंग, अलार्म सिग्नलिंग, कम्युनिकेशन विद इन स्पीसीज। तो यहाँ पे हो गया प्रीडेटर अट्रैक्शन, यहाँ पे बेनिफिट टू रिसीवर है, एक कैरोमोन हो गया। देखिए किस टाइप का कैरोमोन हो गया, बेनिफिट टू रिसीवर। एक हो गया एलोमोन, बेनिफिट टू कौन, जो प्रोड्यूस कर रहा है वो, उसको वो बेनिफिट करता है। तो याद रखना कैरोमोन एलोमोन। कैरोमोन रिसीवर को बेनिफिट करता है, एलोमोन क्या करता है, जो रिलीज कर रहा है रिलीजर उसको बेनिफिट करता है। तो इसमें कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना, कैरोमोन रिसीवर, एलोमोन रिलीजर, रिसीवर रिलीजर, ये हमेशा याद रखना। नेक्स्ट है बीटी क्राई 1AC इज मोस्ट इफेक्टिव अगेंस्ट, तो ये जो बीटी में जो एक पाया जाता है जो सब्सटेंस है जिसके कारण इंसेक्ट उस पर फीड नहीं करता है और वो दूर भागता है, तो वो मेनली जो क्राई 1AC प्रोटीन है सबसे ज़्यादा इफेक्टिव किसके अगेंस्ट होता है, तो लेपिडोप्टेरा, लेपिडोप्टेरा के अगेंस्ट सबसे ज़्यादा होता है। आपको पता है बीटी सबसे ज़्यादा कॉटन यूज किया जाता है, उसका जो बॉल वॉर्म कॉम्प्लेक्स है उसमें पाया जाता है, उसमें सबसे ज़्यादा मोस्ट डैमेज कौन सा करता है, हेलिकोवर्पा अर्मिजेरा, लेपिडोप्टेरा का बात कर रहा हूँ, हेलिकोवर्पा अर्मिजेरा होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉटन बॉलवॉर्म। पैक्टिनोफोरा गॉसिपिएला हो जाएगा, उसको क्या बोलते हैं, पिंक बॉलवॉर्म। और एक हो जाएगा स्पॉटेड बॉलवॉर्म जिसको हम लोग बोलते हैं इयरिस बिटेला। तो ये जो बॉलवॉर्म कॉम्प्लेक्स है इससे बहुत ज़्यादा हम लोग परेशान थे। और कॉटन बॉलवॉर्म तो एक ऐसा पॉलीफेगस पेस्ट है, आप कहाँ पे वो अटैक नहीं करता है, काफ़ी नोटोरियस पेस्ट है। उसका फैमिली भी नॉक्टिडी है, जिसका फैमिली ही नॉक्टिडी है सोच लो कितना नोटोरियस पेस्ट होगा वो। तो बीटी क्राई 1AC जो प्रोटीन है वो लेपिडोप्टेरा के लिए मेनली इफेक्टिव रहता है, ये हमेशा याद रखना है। यहाँ पे जैसे देखो लिखा हुआ है टारगेट कैटलपिलर्स लाइक हेलिकोवर्पा, क्योंकि हेलिकोवर्पा जो है बहुत ज़्यादा नटोरियस पेस्ट है, इसको बोल सकते हैं। मतलब अगर आप बोले तो अगर पुराने फिल्मों का गब्बर, हर कोई डरता है इससे, हर क्रॉप पेस्ट, क्योंकि ये पॉलीफेगस पेस्ट है। देखो यहाँ पे मैं आपको एक बता दूँ, एक टर्म यूज कर रहा हूँ पॉलीफेगस मोनोफेगस। देखिए मोनोफेगस पेस्ट तो बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है, लेकिन मोनोफेगस पेस्ट खतरनाक होता है वो एक क्रॉप के लिए। जैसे हो गया आपका कोई स्टेम बोरर हो गया, ठीक है, ये येलो स्टेम बोरर हो गया, तो वो जैसे राइस के लिए, तो राइस के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक है। या ब्राउन प्लांट हॉपर हो गया, वो बहुत ज़्यादा खतरनाक है, लेकिन वो क्या होगा, उस प्लांट को बहुत डैमेज पहुंचाएगा। लेकिन जो पॉलीफेगस पेस्ट रहेगा वो सोचो, वो कॉटन पे लग रहा है, कॉटन की तो खतरनाक है, लेकिन आपने क्या किया, कॉटन को हार्वेस्ट कर दिया, अब आपने ग्राम लगाया है, तो वो चना पे भी फीड करता है, उसका भी मेजर पेस्ट आता है, उसके लिए भी वो खतरनाक है, ठीक है ना। तो मैं इस तरह से बात कर रहा हूँ कि वो मल्टीपल क्रॉप पे फीड करता है, मतलब उसका आप लाइफ साइकिल ब्रेक ही नहीं कर सकते। एक क्रॉप पे ख़त्म हुआ, दूसरे क्रॉप पे वो चला गया, तो हर जगह वो क्या करेगा, फीड करता रहेगा। तो इसीलिए जो पॉलीफेगस पेस्ट होते हैं वो बहुत खतरनाक माने जाते हैं। नेक्स्ट है रेजिस्टेंट एलील फ्रिक्वेंसी शुड बी, रेजिस्टेंट एलील फ्रिक्वेंसी कितना होना चाहिए, तो 1 से कम होना चाहिए, 1 से कम % होना चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट है हाई डोज रेफ्यूजी स्ट्रेटेजी यूज्ड इन, तो बीटी क्रॉप्स में हाई डोज रेफ्यूजी स्ट्रेटेजी यूज किया जाता है। यहाँ पे क्या है, हाई डोज किल्स हेट्रोजाइगोट्स, रिफ्यूज प्रिजर्व ससेप्टेबल मॉथ्स। नेक्स्ट है ट्राइकोम्स इम्पेड इंसेक्ट्स। ट्राइकोम क्या करता है, ट्राइकोम क्या होता है, जो आप देखोगे प्लांट पे जो कांटा टाइप का निकला हुआ रहता है, ट्राइकोम्स रहता है। जैसे ब्रिंजल का लीफ पे आप देखे होंगे ना, ब्रिंजल का लीफ पे क्या होता है, ब्रिंजल का लीफ पे वो कांटा टाइप का स्ट्रक्चर होता है, उसको हम लोग ट्राइकोम्स बोलते हैं। मेनली वो क्या करता है, अपने आप उसका डिफेंस मैकेनिज्म है,
डिफेंस मैकेनिज्म इससे क्या हो, कैसे वो डिफेंस करता है कि जो इंसेक्ट है जब उस पर आएगा तो पहले तो उसको फीडिंग करने में वहाँ दिक्कत होगा, बैठेगा नहीं क्योंकि वो जो ट्रैकोम्स है उसके कारण उसको प्रॉब्लम होगा। उसके बाद वही पोजीशन एग लेइंग वो कर नहीं पाएगा क्योंकि ट्रैकोम्स इतना ज़्यादा रहेगा, कैसे करेगा। उसके बाद मूवमेंट में भी दिक्कत होगा। तो ऑल ऑफ द एबस यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, ट्रैकोम्स का। नेक्स्ट है पॉलीफेगस पेस्ट एग्जाम्पल, देखिए यहाँ पे आ गया और उसी वही एग्जाम्पल है ना हेलिकोवर्पा अर्मिजेरा जिसका हम लोग बात कर रहे हैं। देखिए ये एक ऐसा पेस्ट है, याद रहना चाहिए। पॉलीफेगस पेस्ट एग्जाम्पल क्या हो गया, हेलिकोवर्पा अर्मिजेरा। तो इसको तो याद रखना ही रखना है। पॉलीफेगस पेस्ट कौन सा हो जाएगा, हेलिकोवर्पा अर्मिजेरा, जिसको हम लोग ग्राम पॉट बोरर भी बोलते हैं, साथ में क्या बोलते हैं, कॉटन बॉलवर्म भी बोलते हैं। तो इसको याद रखना है। और ये देखो कितने बार है, अटैक मोर देन 200 प्लांट्स इंक्लूडिंग कॉटन एंड चिकपी। बताओ 200 से ज़्यादा प्लांट्स पे ये अटैक करता है। आपका हेलिकोवर्पा अर्मिजेरा, जितना क्यूट सा ये इंसेक्ट है उतना ही ज़्यादा खतरनाक ये काम करता है। नेक्स्ट है टेम्परेचर एट विच डेवलपमेंट स्टॉप्स एंटायरली। तो मैंने आपको बताया था ऐसा टेम्परेचर जहाँ पे डेवलपमेंट कोई भी इंसेक्ट पेस्ट का कंप्लीट रुक जाता है तो वह है कार्डिनल मिनिमम। आपको बताया था कार्डिनल टेम्परेचर क्या होता है, एक ऐसा टेम्परेचर मिनिमम टू मैक्सिमम जहाँ पे इंसेक्ट जो है कम से कम रेंज, ज़्यादा से ज़्यादा रेंज के बीच में एक वो पैरामीटर होता है जहाँ जिस टेम्परेचर में इंसेक्ट सर्वाइव करता है तो उसको हम लोग बोलते हैं कार्डिनल टेम्परेचर। तो यहाँ पे क्या है, टेम्परेचर एट विच डेवलपमेंट स्टॉप्स एंटायरली, तो क्या हो जाएगा, कार्डिनल मिनिमम। अब मैंने आज के वीडियो में आंसर साथ साथ में रखा था और 50 क्वेश्चन टोटल हम लोगों ने किया है। 50 पिछले वीडियो में किया था, 100 क्वेश्चन हो गया। और ये मैंने बेसिक से क्वेश्चंस किए हैं। कल मैं कोशिश करूँगा क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा बढ़ाऊँ और रेगुलर रहूँ, लेकिन रेगुलर रहने के लिए मुझे आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। जब आप लोग सपोर्ट करेंगे, शेयर करेंगे तो मैं और बेहतरीन तरीके से अच्छे कंटेंट लाऊंगा, क्योंकि वही एक जरिया है जो मुझे मोटिवेट करेगा और वीडियोस बनाने के लिए और अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए। हो सकता है कुछ क्वेश्चंस में आपको लग रहा होगा सर ने बताया नहीं है, लेकिन मुझे लगा जहाँ टाइम देना चाहिए मैंने टाइम दिया। जहाँ पे लगा क्वेश्चन हाँ इसमें ऐसा कुछ समझने जैसा है नहीं, बस आपको याद करना पड़ेगा। और आपको एंटोमोलॉजी अगर पढ़ रहे हैं तो आपने MSc भी की है, BSc भी की है, तो आपको पता होगा कि एंटोमोलॉजी में आपको कुछ चीज़ें रटनी पड़ती है, याद करनी पड़ती है। तो जहाँ पे मुझे लगा मैंने वैसे आगे बढ़ा, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर पर्सनली आपको कनेक्ट करना है मेरे से तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे मैसेज करना, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा, रिस्पॉन्स करूँगा। और हम लोग का फैमिली उम्मीद करते हैं आगे और बढ़ेगा। और आप लोग पढ़ते रहिए, खुश रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।